जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर के सामने यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। उस व्यक्ति की बीमारी को ठीक करने के लिए या तो वो दवाइयां लिखकर यानी कि मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करेगा, या फिर उस मरीज को कोई ना कोई सर्जिकल प्रोसीजर या फिर ऑपरेशन के द्वारा ठीक करने का प्लान बनाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि यदि कोई पेशेंट है ना ऑपरेशन के द्वारा ठीक होता है तो ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद में कौन कौन सी उसको केयर प्रोवाइड की जाती है, कैसी कैसी कौन कौन सी स्टेप में उसको देखभाल की जाती है। यानी कि अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको ठीक करने के लिए अगर सर्जरी का प्लान करता है डॉक्टर, तो सर्जरी करने के पहले, सर्जरी के दौरान यानी कि जिस दिन सर्जरी होती है ना, ऑपरेशन होता है उस दिन, और सर्जरी के बाद में कौन कौन सी स्पेसिफिक उसको केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आज हम यहाँ पर टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि किसी भी मरीज को ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले कौन कौन सी यहाँ पर केयर या देखभाल प्रोवाइड की जाती है, कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की जाएगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं प्री ऑपरेटिव केयर। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना, प्री का मतलब होता है पहले, ऑपरेटिव का मतलब होता है ऑपरेशन यानी कि सर्जरी, मतलब सर्जरी के पहले, और केयर का मतलब क्या हो गया, देखभाल करना। मतलब है कि अगर किसी मरीज को अगर ऑपरेशन के लिए शेड्यूल किया गया है ना, तो उससे पहले डॉक्टर को, नर्सिंग स्टाफ को क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंपल अगर हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं, है ना, कि प्री ऑपरेटिव केयर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑपरेशन से पहले, है ना, किसी मरीज को जो केयर प्रोवाइड की जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्री ऑपरेटिव केयर। यानी कि किसी भी ऑपरेशन या फिर सर्जरी से पहले मरीज को जो केयर प्रोवाइड की जाती है, जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको प्री ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर कहते हैं। क्लियर है? यानी कि पेशेंट का सपोज दैट कल सर्जरी होना है, तो उससे पहले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, केयर गिवर, केयर पर्सनल क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां से समझना, जैसे कोई भी पेशेंट है, कोई भी व्यक्ति है, कल अगर ऑपरेशन का शेड्यूल करना है या फिर जब भी उसकी ऑपरेशन या सर्जरी होना है, उससे पहले क्या क्या करेंगे आपको पता होगा। जैसे पेशेंट आया, सबसे पहले उसकी बीमारी को पकड़ने के लिए डॉक्टर है बहुत सारे टेस्ट लिखता है, यानी कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस या फिर प्रॉब्लम या फिर बीमारी को समझने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है ना, यहाँ पर कौन कौन सी मतलब कि क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले मरीज की समस्त जांच करवाना, है ना। कौन कौन सी जांचें, इसके अंदर हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, या फिर एमआरआई हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी जितनी भी टेस्ट होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, जितनी भी उसकी टेस्ट है वो करवाते हैं। ठीक है, कल्चर वगैरह हो गया, यूरिन कल्चर हो गया, मतलब जितने भी इन्वेस्टिगेशन है ना वो करवा लिया। वो करवाने के बाद में हम क्या करते हैं कि एक दिन फिक्स किया जाता है ना, एक दिन डिसाइड किया जाता है जिस दिन सर्जरी होना है, जिस दिन सर्जरी होगी उसका एक दिन डिसाइड करके उससे पहले ये सारी जांचें कंप्लीट करवा ली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाएगा, जैसे उसके पेशेंट के अंदर जो भी पहले की मेडिकल या फिर सर्जिकल जो हिस्ट्री है ना उसको कलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से कोई मेडिसिन वगैरह चल रही हो, पहले से और सर्जरी हुई हो, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पता लगा सकते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी,
कि मरीज से पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल या फिर सर्जिकल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाई रिस्क कंप्लेन को, हाई रिस्क कंप्लेन को आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। बताऊंगा मैं हाई रिस्क कंप्लेन क्या होता है। देखो, मरीज की पास्ट मेडिकल, मेडिकल का मतलब पहले से कोई दवाई, जैसे थायराइड की, हाइपरटेंशन की, है ना, या फिर डायबिटीज की, कोई पहले से कोई दवाई मेडिसिन वगैरह चल रही है उसके बारे में पता लगाना, या फिर पहले से कोई सर्जरी हुई है ना, 2 साल पहले 3 साल पहले कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, उसके बारे में पता लगाकर पूरा नोट डाउन किया जाता है। हो गया हाई रिस्क कंप्लेन। हाई रिस्क कंप्लेन का मतलब अभी पेशेंट के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है, उसको सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। हो गया, इसके बाद में पूरा का पूरा बायोडाटा हमारे पास यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। इसके अलावा सर्जरी करने से पहले यहाँ पर मरीज या फिर उसके रिलेटिव, मरीज या फिर उसके रिलेटिव को सर्जरी के बारे में समझाया जाता है, सर्जरी के बारे में समझाया जाता है, पूरा समझाया जाता है कि हम इस नस को काटेंगे, इस हड्डी को काटेंगे, यहां से जोड़ेंगे, इसके अंदर इतना रक्त स्राव हो सकता है, इसका मतलब इतने चांसेज है ना, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके बारे में पूरा काउंसिल किया जाता है पेशेंट और उसके रिलेटिव को। क्यों, बाद में कोई एलिगेशन ना लगा सके कि हमारे मरीज को ऐसे कर दिया। कई बार पेशेंट की डेथ वगैरह हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, तो पेशेंट के रिलेटिव है ना, वो डॉक्टर के ऊपर पूरा एलिगेशन लगा देते हैं कि हमको तो इसके बारे में बताया नहीं था। तो इसका मतलब पूरा जो भी सिचुएशन है उसके बारे में पेशेंट के रिलेटिव और खुद मरीज को क्या किया जाता है, समझाया जाता है। हो गया, समझाने के बाद में हम क्या करेंगे, मरीज और उसके रिलेटिव से लिखित हस्ताक्षर लिया जाता है सहमति पत्र पर। मरीज या फिर उसके रिलेटिव से लिखित सहमति पत्र पर सिग्नेचर लिया जाता है, सिग्नेचर लिया जाता है। ठीक है, जब तक इसको अपन बोलते हैं कंसेंट, सहमति पत्र को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, कंसेंट बोलते हैं, और ये हमेशा डॉक्टर के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये किसके द्वारा लिया जाएगा, डॉक्टर के द्वारा। सहमति पत्र को क्या बोलते हैं, हस्ताक्षर। जैसे सर्जरी होनी है कल, तो पहले डॉक्टर कंप्लीट उसके बारे में पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव को बताएगा, ये सर्जरी होगी, इतना ब्लड लगेगा, ये होगा, सारी चीजें बता दिया, जो जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेज हैं, है ना। पहले उसके बाद में फिर बोलते हैं आप अपनी सहमति देना चाहते हो, फिर वो बोलते हैं हाँ सर हमें बता दिया, हम संतुष्ट हैं, हम ये सर्जरी करवाएंगे। तो उनके फिर यहाँ पर सिग्नेचर नाम वगैरह के साथ पूरा सहमति पत्र के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। तो वो हो गया यहाँ पर मरीज और उसके रिलेटिव से लिखित सहमति पत्र पर सिग्नेचर लिया जाता है। ये कब, ऑपरेशन से पहले। देखो यहाँ पर मोटे मोटे अगर मैं बात करूं, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो गया, दिन डिसाइड किया हो गया, पेशेंट की कोई पहले की मेडिकल या जो सर्जिकल हिस्ट्री है उसके बारे में, ताकि कोई और कॉम्प्लिकेशन ना आए। ठीक है, इसके अलावा अभी जो मेन प्रॉब्लम है उसको एग्जैक्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यहां से आ गया कि मरीज और उसके रिलेटिव को सर्जरी के बारे में पूरा क्या किया जाता है, काउंसिल किया जाता है, यानी कि बताया जाता है। और इन्फॉर्म जो कंसेंट होता है या फिर जो सहमति पत्र होता है उसके ऊपर पूरा समझाकर उससे क्या लिया जाएगा, हस्ताक्षर लिया जाएगा, ताकि आगे जाकर कोई लीगली प्रॉब्लम में ना हो सके। ठीक है, इसके बाद में अब क्या करेंगे, जब इतना सारा हो जाता है तो अब जैसे कल ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन से 6 घंटे पहले पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है। ठीक है, ऑपरेशन से 6 घंटे पहले पेशेंट को
NPO, इसका मतलब होता है नील पर ओरल, खाली पेट कुछ नहीं देना, नील पर ओरल रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा पूरी अनेस्थीसिया की प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली जाती है। अनेस्थीसिया की प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली जाती है। ठीक है ना, अनेस्थीसिया का मतलब होता है शून्य करने वाला। ठीक है, तो कितनी देर उसको शून्य करना है, कौन से रूट से जनरल अनेस्थीसिया है या फिर लोकल अनेस्थीसिया, इसके बारे में पहले से क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को कितने घंटे तक, मिनिमम कितने आवर्स तक पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है, 6 आवर तक। ठीक है, इसके अलावा और क्या करेंगे, और यहां पर आता है कि कल जो भी अपन एंटीबायोटिक देंगे उसका हम छोटा सा स्किन के ऊपर टेस्ट करते हैं, ताकि अगर कोई रिएक्शन होगी तो हमें पता लग जाएगा। उसको अपन बोलते हैं एंटीबायोटिक का एएसटी टेस्ट करेंगे। एंटीबायोटिक का एएसटी है ना, क्या बोलते हैं इसको, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, ताकि कल अगर वो एंटीबायोटिक, जैसे मेरे को अगर सेफ्ट्रेक्सोन, पिप्टाज वगैरह, मेट्रोजिल, अगर इसका रिएक्शन होगा बिना टेस्ट किए हुए अगर मेरे को लगा दिया तो रिएक्शन हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए पहले छोटा सा डोज लेकर इंट्राडर्मल हम एक दिन पहले क्या करेंगे, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट यानी कि एंटीबायोटिक का एएसटी टेस्ट करेंगे। हो गया, इसके बाद पेशेंट को 6 आवर तक एनपीओ रख दिया। इसके अलावा अनेस्थीसिया की तरफ से पूरी प्रिपरेशन की, कौन से रूट से कितनी डोज में कौन सी मेडिसिन के द्वारा हम इसको शून्य करने वाले, क्लियर है। इसके अलावा हम इसको फ्लूइड देंगे, है ना, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है ना, जैसे पेशेंट को एनपीओ रखा रात को 12 बजे, मोस्ट ऑफ यहाँ पर 12 बजे ही एनपीओ रखा जाता है रात के, यानी कि सोने के बाद में कुछ नहीं खाना है। ठीक है, डिनर के बाद में कुछ नहीं खाना, तो इसका मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग, है ना, कब करेंगे, अर्ली मॉर्निंग, जिस दिन ओटी होना है ना, तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले से हम यहाँ पर उसको फ्लूइड कंटिन्यू करते हैं, नॉर्मल सलाइन वगैरह, डेस्ट्रोज वगैरह है, आरएल वगैरह है, ताकि उसके अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इसी के अंदर यदि अपन देखेंगे तो आईवी फ्लूइड देने के लिए आईवी कैनुलेशन लगाएंगे, है ना, तो यहां से आ जाएगा आईवी कैनुलेशन प्रॉपर इस्टेब्लिश करेंगे। हो गया, ठीक है। इसके अलावा यदि हम और देखेंगे तो पार्ट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डॉक्टर के द्वारा एक दिन पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो सर्जरी कहाँ होना है, कितनी दूर में कट लगेगा, दूसरी बात कितने एरिया को क्लीन करना है, इसको अपन बोलते हैं पार्ट प्रिपरेशन, है ना, तो ये भी पहले ही डिसाइड किया जाता है, यानी कि प्रॉपर पार्ट प्रिपरेशन या सर्जिकल साइट पार्ट प्रिपरेशन, समझ में आ जाएगा इससे, प्रॉपर सर्जिकल साइट पार्ट प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है ना, मतलब सर्जरी से पहले कौन से एरिया, बॉडी के कौन से एरिया के अंदर कट लगेगा, वहां पर जितने भी हेयर्स वगैरह उनको रिमूव करना, बिल्कुल क्लीन करना, और वहां पर एक निशान लगाया जाता है कि यहां से कट लगेगा और यहां तक होगा, तो ये पहले से क्या कर लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन देखेंगे तो पेशेंट को हमें आइडेंटिफिकेशन टैग भी देते हैं, जिसको अपन आईडी टैग भी बोलते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि पेशेंट सपोज दैट पेशेंट को शून्य के अंदर शून्य कर दिया, मतलब एनेस्थीसिया दे दिया, अब ओटी के अंदर कोई होता नहीं, तो पेशेंट को कैसे अपन पहचानेंगे कि कौन से नाम का है, कौन से वार्ड का है, क्या इसका यूएचआईडी है, तो इसका मतलब हम पेशेंट को यहां से आईडी बैंड हाथ या पैर पर लगाएंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ हाथों पर ही आईडी बैंड लगाते हैं। आईडी बैंड का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन बैंड, जिसके अंदर उसका नाम, एज, वार्ड का नाम,
प्लस में उसका यूनिक जो आइडेंटिटी नंबर होता है, जिसको यूएचआईडी नंबर होता है, वो पूरा यहाँ पर लिख के और अपन आइडेंटिफिकेशन टैग लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसको हम ओटी गाउन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया, यानी कि हम पेशेंट को ओटी गाउन देंगे। ओटी गाउन क्या होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, क्लीन होता है, और इससे पेशेंट को और इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसके अलावा यदि देख, हाँ यहां पर देखा हमने क्या, पेशेंट को एनपीओ तो मिनिमम 6 आवर होना जरूरी है। अनेस्थीसिया से रिलेटेड पूरी प्रिपरेशन एएसटी वगैरह करते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि पेशेंट को आईवी फ्लूइड के लिए कैनुलेशन कर दिया और अर्ली मॉर्निंग से अपन उसका फ्लूइड चालू कर देंगे, यानी कि ग्लूकोज वगैरह जो भी हमको देना है। सर्जिकल साइट को अपन क्या करेंगे, प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे, जो भी इसको क्लीन वगैरह करना है। ओटी गाउन और आईडी जो बैंड होता है उसको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे पेशेंट को। हो गया। इसके बाद यदि हम देखते हैं ना, तो पेशेंट के अंदर जो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन है ना, यहां पर थोड़ा सा समझना, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। अब प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर अपन बात करें तो बहुत से पेशेंट्स के अंदर जैसे एनीमा है ना, पेट साफ करने के लिए एनीमा भी देते हैं। इसके अलावा लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो अच्छे से, मतलब कि म्यूकस वगैरह कलेक्ट ना हो, लंग्स थोड़े से खुल जाए, इसके लिए अपन देते हैं उसको नेबुलाइजेशन। ठीक है, पेशेंट के अंदर कोई एसिडिटी ना हो, इसके लिए अपन दे सकते हैं पेंटो। ठीक है, और कोई पेशेंट पहले से, जैसे कोई थायराइड का पेशेंट है, ठीक है, या फिर बीपी का पेशेंट है, या फिर डायबिटीज मेलिटस शुगर का पेशेंट है, तो ये वाली मेडिसिन हम स्टॉप नहीं करेंगे। तो एज पर डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर है ना, जैसे डॉक्टर बोलता है उसके अनुसार हम डायबिटिक मेडिकेशन, बीपी वाली मेडिकेशन और थायराइड मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। आई बात समझ, ये होते हैं सारी की सारी कौन सी, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। जैसे जैसे डॉक्टर बोलता है कि हमको ये प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन के अंदर इस पेशेंट को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि बहुत सारी तैयारियां कंप्लीट करनी पड़ती हैं, पेशेंट और उसके साथ वाले को प्रॉपर काउंसिल करना पड़ता है, इसके साथ साथ बहुत सारे, इसके अलावा कंसेंट वगैरह लेना, सारी इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेटिव साइट को प्रॉपर तैयार करना, ये सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में कोई भी पेशेंट को हमें ओटी के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही पेशेंट ओटी के अंदर गया, अब यहां से ऑपरेटिव केयर स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से जो जो ऑपरेटिव केयर है उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसका सेकंड पार्ट जो कि ऑपरेटिव केयर है, इसको भी हम बहुत ही जल्दी अपडेट करने वाले हैं। तब तक आप इस क्लास को कंटिन्यू अपडेट करिएगा, कंटिन्यू इसको लर्न करिएगा। बहुत ही जल्दी नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू।